साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब कार्यक्रम में एडलवाइज फाइनेंशियल्स के हेड ऑफ रिसर्च निश्चल माहेश्वरी। निश्चल जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बेहद इंटरेस्टिंग लेवल से इस वक्त लाइफ टाइम हाई पर है हम, 8000 के बेहद करीब। क्या लगता है कि बाजार यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे, थकेंगे, कंसोलिडेट और करेक्ट करेंगे, या फिर बड़ी तेजी के लिए तैयार होते दिख रहे हैं? कंसोलिडेशन तो चल ही रहा है अनिल जी। अगर देखेंगे तो बाजार एक ब्रॉडर रेंज में है, 7500-600 के नीचे नहीं गया है। ऊपर मुझे लगता है 8000-8200 के बीच में 500-700 का रेंज चलता रहेगा, जब तक कि ब्रॉडर पॉलिसीज में लोगों को कन्विक्शन नहीं आने लगेगा, इकोनॉमी के नंबर्स वापस इंप्रूव नहीं होने लगेंगे। तो वो सब चीजें देखने के बाद ही आई थिंक एक नया तेजी वापस दिखेगी बाजार में। अर्निंग्स का लास्ट क्वार्टर का सीजन अच्छा था, बेटर देन एक्सपेक्टेड आया अर्निंग्स का नंबर, बिकॉज रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम हुआ। उसकी वजह से आई थिंक बाजार में डाउन साइड अब लिमिटेड ही दिखती है। डाउन साइड यहाँ से लिमिटेड दिखती है। निश्चल जी, हाय, गुड मॉर्निंग। अगला जो बड़ा इवेंट है जिस पर बाजार की नजर है वो शायद जैक्सन होल की बैठक पर है। किस तरह की आपकी अपेक्षा है उस बैठक से? जेनेट येलेन का स्टेटमेंट्स किस तरह के हो सकते हैं? जी, कोई भी सरप्राइज देने के लिए आई थिंक फेड तैयार नहीं है, और जैसे जैसे ग्रोथ अभी भी वीक ही ग्रोथ दिखती है उनके यहाँ, तो मुझे लगता नहीं कि जल्दी से कोई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने की बात करेंगे वो। अर्लीस्ट हमको लगता है कि मार्च तक का शायद इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने का चांस होगा, और उसके लिए वो इनफ टाइम, इनफ इंडिकेशंस देना शुरू कर देंगे जिससे कि मार्केट अपने आप एडजस्ट हो जाए। क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम जो देखा था कि हुई सडनली जब उन्होंने विड्रॉल की बात करी थी तो बाजार काफी जोर से रिएक्ट हुआ था अक्रॉस दी वर्ल्ड, तो वो इस तरीके का शॉक देना नहीं चाहेंगे। हाँ, उस इतना बड़ा जो अनप्रेसिडेंट चीज है उसका क्या इम्पैक्ट होगा वर्ल्ड पर, वो टाइम के साथ ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये इवेंट कभी हुआ नहीं है। और इसका तो इसके बारे में स्पेकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल है। ओके, तो फिलहाल थोड़ा सा अंदाजा लगाना मुश्किल, लेकिन जो कुछ बड़ा पॉजिटिव फैक्टर आता दिख रहा है ग्लोबल मार्केट से, क्रूड की कीमतों की कमी का, क्या आपको लगता है कि ये भारतीय बाजारों की रीरेटिंग कर सकता है आगे चलते हुए भी, और करेंसी में मजबूती आ सकती है? जो रेटिंग एजेंसीज की तरफ से क्या किसी तरह के अपग्रेड के मौके भी बन सकते हैं? रेटिंग एजेंसीज तो फिस्कल डेफिसिट और इन्फ्लेशन के ऊपर काफी जोर डालती हैं, तो वो जब नंबर कम होना शुरू होंगे तभी हमको लगता है कि अपग्रेड का चांसेस आएगा। और ऑयल का कमजोर होना जो और बरकरार है, और लगता है कि ऑयल यहाँ से भी कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, तो वो काफी इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव है। निश्चल जी, 3 दिन बाद सरकार 100 दिन अपने पूरे कर लेगी, और माना जा रहा है कि पहले हफ्ते सितंबर के सारे के सारे जो मंत्रालय हैं उनके सचिव आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, मीडिया से बात करेंगे, बताएंगे 100 दिनों में उनकी क्या उपलब्धियां रही। कौन से मंत्रालय पर आपकी सबसे ज्यादा नजर है, अपेक्षा है, जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, इस डिलीवरी देने में? देखिए, 100 दिन बहुत ही कम पीरियड है और बहुत छोटा पीरियड है किसी भी सरकार के बारे में कुछ भी अपेक्षा रखना। तो मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी उनके पास लिस्ट होगी कि क्या करा है और क्या। आई थिंक द इम्पोर्टेंट पार्ट कि आगे क्या करना चाहते हैं, वो प्लान इज मच मोर इम्पोर्टेंट, एंड द मार्केट इज इन अ मोड कि उनको टाइम दे बेसिकली अपना काम करने के लिए। तो मार्केट केवल पॉलिसीज देखना चाहता है कि कैसी पॉलिसी है, और जो हम लोगों का भी ग्राउंड से मालूम थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि कुछ प्रोजेक्ट सब क्लियर होने लगे हैं। अभी के 2-3-4 दिन पहले मैं किसी टावर कंपनी से, पावर टावर कंपनी से बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि उनका 6-7 साल पुराना कोई प्रोजेक्ट क्लियर हुआ है, तो जो एनवायरमेंट क्लियरेंसेस में फंसा हुआ था। तो ऐसे करके छोटी छोटी चीजें ग्राउंड पे अब नजर आने लगी हैं। तो आई थिंक उनको और 1-2 क्वार्टर के बाद आपको ये सब नंबर्स और ये सब चीजें ऑर्डर बुक्स में नजर आने लगेंगी, तब आई थिंक जरूर लगता है कि एक तेजी का माहौल बनेगा।
ओके लेकिन एक स्पेस जो अब थोड़ी मजबूत फिर से होती हुई दिख रही है वो है बैंकिंग शेयरों की। क्या आपको लगता है कि इन सब विवादों के बीच में और एसेट क्वालिटी को लेकर जो चिंताएं हैं उनको देखते हुए बैंकिंग शेयर सब कुछ डिस्काउंट कर चुके हैं, खरीदारी का मौका दे रहे हैं, खासतौर से पीएसयू बैंक्स, या फिर अब भी आप अवॉइड करेंगे? पीएसयू बैंक्स में मेरा वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है। एक तो मैनेजमेंट कंटिन्यूटी को लेके, तो हर 2-3 साल बाद अगर नया चेयरमैन आएगा तो वो अपनी अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं। सेकेंडली जो एनपीए है वो अभी भी खत्म होता नजर नहीं आता है, तो एसेट क्वालिटी लेके एक दूसरा मेरा रीजन बना रहता है। तो आई थिंक अच्छी क्वालिटी के पीएसयू बैंक्स में ही देखना चाहिए। बाकी प्राइवेट सेक्टर आई थिंक सेम, अगर आपको बीटा प्ले करना है तो आईसीआईसीआई एक्सेस भी अवेलेबल है, वो जो बहुत ज्यादा महंगे नहीं है पीएसयू बैंक से, तो आई थिंक उनमें निवेश करना ज्यादा अच्छा रहेगा बजाय ये बैंक्स में लेके। आप दिग्गजों पे ज्यादा बुलिश हैं निश्चल, या आपको लगता है मिड कैप्स ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं इन स्तरों से? क्योंकि हमने देखा है कम से कम इस हफ्ते में मिड कैप्स ने आउट परफॉर्म किया है, 3.5% तक की तेजी, बनस्पत निफ्टी में 1% तक की तेजी देखने को मिली है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में। आगे की राह कैसी हो सकती है? मिड कैप्स ने जो आउट परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले 6 महीने में, ऑलमोस्ट सारे मिड कैप्स डबल या और ज्यादा हो गए हैं। तो जो अंडर वैल्यूएशन वाला था वो आई थिंक थीम खत्म हो गया, उनका प्ले आउट हो गया। अब जो है जो मिड कैप्स अच्छी अर्निंग्स का विजिबिलिटी दिखाएंगे, अच्छे मैनेजमेंट है, अच्छी डीलेवरेज की अगर स्टोरीज हैं और उनमें पॉसिबिलिटी है कि डीलेवरेज हो जाएंगी, वो सब स्टोरीज में आई थिंक वापस चाल बनी रहेगी। तो अब आपको नंबर दिखाने पड़ेंगे, क्वालिटी दिखानी पड़ेगी वापस। तो इसके लिए प्रेफरेंस मेरी वहां पर है जहां पर आपकी विजिबिलिटी हाई है अर्निंग्स की लिए। तो चाहे वो मिड कैप हो चाहे लार्ज कैप हो, जहां पर भी विजिबिलिटी हाई है, इसके लिए आपको वही स्टॉक्स में अभी निवेश करना चाहिए। ओके, तो ये राय आती है यहाँ पर साफ तौर पर खरीदारी के तौर पर अर्निंग विजिबिलिटी पर रखें फोकस, ऐसा मानना है निश्चल जी का। बहुत बहुत शुक्रिया निश्चल जी, हमारे लिए वक्त निकालकर बाजार पर हमारे साथ अपनी राय शेयर करने के लिए। 100 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स और निफ्टी पर 25 अंकों की मजबूती, अच्छी तेजी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर। ऐसे में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ेंगे आनंद राठी फाइनेंशियल्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संदीप शेनॉय।